बीपीसीएल इनको ऐसा सॉफ्ट टारगेट दिख रहा है कि जिसको बेच देने से इनका एक बड़ा जो 1,05,000 करोड़ का जिनका डिसइन्वेस्टमेंट का टारगेट है वो शायद पूरा हो जाए। बीपीसीएल की थोड़ी हिस्ट्री आपको बता दूं कि 1920 में ये सेटअप एक कंपनी बर्मा शेल के नाम से हिंदुस्तान में सेटअप हुई, जिसको रॉयल डच शेल, जो इस समय दुनिया के पहले 10 कंपनी में नीदरलैंड की कंपनी है, उसने और बर्मा ऑयल कंपनी एंड एशियाटिक पेट्रोलियम इंडिया ने मिलकर एक जॉइंट वेंचर 1920 में हिंदुस्तान में एस्टैब्लिश किया। ये प्राइवेट सेक्टर में काम करती रही। हमको जो पुराने, कभी आपने देखा हो जब स्कूटर या विक्की या ऑटो में कुछ तेल भराने जाते थे तो कैलटेक्स, एसओ, ये सब नाम आपको याद रहते थे। इसी बर्मा शेल को 1976 में बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट इसका राष्ट्रीयकरण हुआ और ये एक नेशनलाइज कंपनी बन गई 100%। मैं याद के लिए बता दूं कि 1974 में एसओ नाम की जो कंपनी थी उसका भी राष्ट्रीयकरण हुआ था और वो फिर एचपीसीएल बन गई थी। हालांकि ये जो एचपीसीएल है इसको बाद में अभी 2018 में सरकार ने इसको बेचा है, लेकिन इसको बेचा है फिर से एक गवर्नमेंट कंपनी ओएनजीसी को। उसकी सारी स्टेक्स जो 51 पॉइंट कुछ था वो पूरा ओएनजीसी को बेच दिया और अब ये ओएनजीसी की ही एक कंपनी है जो खुद में एक सरकारी कंपनी है। इसके पीछे का बैकग्राउंड इसलिए बताना जरूरी है कि ये कोई एक दिन का निर्णय नहीं है। 2003 में जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी तो उन्होंने भी एक बार प्रयास किया था कि एचपीसीएल के उस समय के कुछ स्टेक्स बेच दिए जाएं। इसके अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में लोग गए थे और वहां पे जस्टिस एस राजेंद्र बाबू और जस्टिस जीपी माथुर ने 16 सितंबर 2003 को एक जजमेंट दिया था, जहां पे उन्होंने कहा था कि चूंकि ये इनका राष्ट्रीयकरण बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट हुआ है तो इसको अगर आप अमेंड करना चाहते हैं, इसको आप बेचना चाहते हैं तो आपको फिर से पार्लियामेंट में जाना होगा और पार्लियामेंट से ही इस एक्ट को अमेंड कराना होगा, मतलब पार्लियामेंट को फेस करना पड़ेगा। मानी हुई बात है कि अगर पार्लियामेंट में आप जा रहे हैं तो पूरा देश इस पर चर्चा करता है। वो अटल बिहारी वाजपेयी ने उस समय पार्लियामेंट में नहीं जाने का निर्णय किया और इसको ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। उस समय इसको खरीदने के लिए जो लोग लाइन लगाए थे उसमें रिलायंस, ब्रिटिश पेट्रोलियम यूके, कुवैत पेट्रोलियम, पेट्रोनास मलेशिया, अगर आप पेट्रोनास की बिल्डिंग देखते हो जो ट्विन टावर्स है मलेशिया की, वही वाली कंपनी, शेल सऊदी अरेबिया, एसआर ऑयल, ये सब लोग उस समय लाइन में लगे थे, लेकिन ये शेल्फ कर दिया गया। फिर क्या हुआ कि ये ऐसा लगता है कि सरकार के मन में कहीं ना कहीं था कि इनको बेचना है। जब 2014 में एनडीए की ये सरकार आई तो उन्होंने एक 13 मई 2015 को एक रिपील बिल को इंट्रोड्यूस किया पार्लियामेंट में, और जब वो बिल इंट्रोड्यूस हुआ तो इसके स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स और रीजंस में लिखा गया कि टू ब्रिंग रिफॉर्म इन लीगल सिस्टम बाय रिमूविंग इनकोहेरेंट एंड रिडंडेंट लॉज। और चूंकि इसमें 187 उन्होंने लॉज को डाला था, तो जैसा कि होता है, अगर आपको याद हो कि आपसे कई पिक्चरों में आपने देखा होगा किसी से दस्तखत करा ली जाती है, 100 पेज होते हैं, उसमें 2 पेज आपके अपने काम के होते हैं, वो आपने दस्तखत करा लिया, तो मैं ये तो नहीं कहूंगा वो लेके, लेकिन दस्तखत तो आपके ही हैं। तो पार्लियामेंट में भी हमारे सांसद लोग जो हैं वो 187 बिल तो उन्होंने ठीक से शायद पढ़े नहीं होंगे, पढ़े होते तो जरूर उस पर डिबेट होती, लेकिन दी रिपेलिंग एंड अमेंडिंग एक्ट 2016 इसने 187 पुराने लॉज को खत्म कर दिया। इसी में वो 1976 का वो जो बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बीपीसीएल हुआ था वो लॉ भी डाल दिया गया था, जिसपे किसी ने उस समय नोटिस नहीं किया था, इस पे कोई चर्चा नहीं हुई थी। पार्लियामेंट से पास हो गया, राष्ट्रपति ने इसको दस्तखत कर दिया और 9 मई 2016 को ये गैजेट में प्रकाशित हो गया। तो अब ये एक तरह से दुनिया आपके सामने है। आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं, दुनिया की जो 5 बड़ी ऑयल कंपनीज उनके मैं नाम ले रहा हूं। एक्सॉन मोबिल यूएस की है, जिसका एक्सॉन, एसओ, मोबिल के नाम से आप कहीं कहीं ब्रांड देखते होंगे। एक पेट्रो चाइना नंबर 2 पे है, नंबर 3 पे शेवरॉन फिर यूएस की है, टोटल फ्रांस की 4थे नंबर पे है और सिनोपेक चाइना की 5वें नंबर पे है। लेकिन इसके अलावा जो दुनिया की, जैसे कई लोगों का कहना है ना कि ये इसलिए चला जाता है कि भाई आपको अगर एफिशिएंसी लानी है, वो अच्छा काम कराना है, ऑयल प्राइसेस रिड्यूस कराने हैं, तो आपको प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहिए। ऐसा नहीं है। जो दुनिया की 5 बड़ी सरकारी कंपनीज हैं उसमें सऊदीया की अरामको, रोजननेफ्ट रशिया की, मेरे प्रोनाउंसिएशन या उच्चारण हो सकता है कि उन कंपनी के नाम के ठीक ना हो, तो उतनी मुझे माफी आप दे देंगे। नेशनल ईरान ऑयल जो ईरान की है, सीएनपीसी
चाइना नेशनल पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन, 5वें नंबर पे कुवैत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन। एक चीजें समझ लीजिए, दुनिया की 5 सबसे बड़ी कंपनी एशिया की हैं, क्योंकि हम लोगों का एक मिजाज अलग है। हम यूएस और यूरोप जैसे बाजार नहीं हैं, हमारे यहाँ अपनी दूसरी तरह की वैल्यूज हैं, हमारे यहाँ दूसरे तरह का कल्चर है। इसलिए जो दुनिया की सबसे बड़ी सरकारी कंपनीज हैं वो पहली 5 एशिया की हैं। बीपीसीएल इस समय हिंदुस्तान की सेकंड लार्जेस्ट ऑयल कंपनी है इंडियन ऑयल के बाद, और 2017 में इसको महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया था। महारत्न कंपनी के कुछ नॉर्म्स होते हैं, मैं उसके डिटेल में नहीं जा रहा हूं। और इसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन था अभी 4 अक्टूबर को, 4-6 दिन पहले, वो 1,11,000 करोड़ रुपए था। इसमें से 53.27% सरकार के पास है, तो करीब 55,000 करोड़ के पास करीब सरकार के पास अगर आज बेच दे तो सरकार को इतना पैसा मिल सकता है। मैं अब आपसे वित्तीय आंकड़े भी जरा साझा कर लूं। साल 14-15 से पिछले 5 साल की मैं बात कर रहा हूं। मैं तब की बात कर रहा हूं जब से एनडीए सरकार आई है। इसने पिछले 5 साल में इस कंपनी ने 5,000 से लेके 8,000 करोड़ के बीच में हर साल प्रॉफिट किया है। करीब 35,000 करोड़, 35,500 करोड़ का प्रॉफिट इसने पिछले 5 साल में किया है। इसने टैक्स के रूप में पिछले 5 साल में सरकार को करीब 19,000 करोड़ का टैक्स दिया है, और डिविडेंड के रूप में इसने करीब 8,955 टू बी एग्जैक्ट, मोटे तौर पे 9,000 करोड़ का डिविडेंड दिया है। तो एक तरह से करीब 27-28,000 करोड़, 28-29,000 करोड़ डिविडेंड और टैक्स के रूप में सरकार के पास इस कंपनी ने दिए हैं। मैं इसकी कैपेसिटी की भी बात जरा आपको बता दूं। इंडिया की जो टोटल रिफाइनिंग कैपेसिटी है, जो टोटल क्रूड ऑयल रिफाइनिंग की हिंदुस्तान में कैपेसिटी है, वो 249.4 मिलियन टन है, 249.4 मिलियन टन। बीपीसीएल के पास 4 अपनी रिफाइनरी हैं, मुंबई में, केरल में कोची में, मध्य प्रदेश में बीना में, और असम में नुमलीगढ़ में। इन चारों रिफाइनरीज की जो टोटल कैपेसिटी है वो 38.3 मिलियन की है, इनके करीब 15%। इंडिया में जो टोटल पेट्रोल पंप्स हैं जहां से आप पेट्रोल लेते हैं वो 65,554 हैं, उसमें से बीपीसीएल के पास 15,078 हैं। जो टोटल एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर हैं जहां से हमारे और आपके यहाँ डिस्ट्रीब्यूटर, चाहे इंडियन गैस हो, चाहे भारत गैस हो, चाहे एचपी गैस हो, वो टोटल 24,026 हैं। उसमें से 6,004 केवल एचपीसीएल के हैं। मोटे तौर पे ये 20-25% का शेयर इसका टोटल उसका है। ये मैंने फिगर आपको ऐसे ही नहीं बताई थी, इसका एक कारण है। इसका कारण यह है कि अभी हाल के दिनों में एसआर ऑयल नाम की कंपनी, जो बहुत से लोगों को मालूम नहीं पता है कि नहीं पता है, वो अब एसआर ऑयल की रुइयास की नहीं रह गई, उनका 1 या 1.5% शेयर रह गया है। वो एसआर ऑयल को 2016 में प्राइम मिनिस्टर मोदी और पुतिन साहब, जो रशिया के हेड हैं, इन दोनों ने ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान इनकी प्रेजेंस में ही एक करार साइन हुआ था, जिसके द्वारा एसआर ने अपनी टोटल स्टेक्स करीब 1.5% को छोड़ के रोजनेफ्ट, जो रशिया की कंपनी है, और एक ट्रॉफिगुरा एंड यूसीपी इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन को बेच दी थी। मतलब 49.131 को 49.131 को 98.26 इन लोगों ने खरीद लिया। 1.64 करीब अब इनके पास रह गया है। ये मैं आपको एक किसी खास वजह से बता रहा हूं। जो इन लोग ने, रुइयास ने जब इनको बेचा है, वो डील हुई थी 12.9 बिलियन यूएस डॉलर्स की, मोटे तौर पे करीब 80,000 करोड़ रुपए की। 2017 में डील कंप्लीट हो गई थी, इतना पैसा रुइयास को मिल गया था। अब इन्होंने उसमें दिया क्या? इन्होंने उसमें से एक रिफाइनरी है उसमें टोटल एसआर ऑयल के पास, जिसकी करीब 20 मिलियन टन कैपेसिटी है, ईयरली कैपेसिटी। उनके पास टोटल पेट्रोल पंप 3,500 के आसपास हैं, और उनके पास एक पोर्ट, मतलब उसी रिफाइनरी के साथ लगा हुआ एक पोर्ट है। तो ये सारी चीजें, एक रिफाइनरी, 3,500 पंप और एक छोटा पोर्ट जो उसके साथ लगा हुआ है, इसको करीब 80,000 करोड़ में 2017 में बेचा गया था। आज की तारीख में सरकार 53.29 जो उसकी स्टेक्स हैं, उसको मोटे तौर पे 55,000 से 65,000 करोड़ के बीच में बेचने का मन बना रही है। अब ये डील कितनी वाजिब है, कितनी नहीं है, इसको अगर एसआर के नजरिए से, मतलब एसआर की डील के कंटेक्स्ट में देखिए, तो ये निर्णय तो अब आप लोग करिए कि ये यू आर गेटिंग अ फेयर प्राइस और नॉट। यू मतलब हिंदुस्तान, भारत,
इंडिया, हम लोग को क्या इसकी फेयर प्राइस मिलने की संभावना है। अब मैं इसमें 4-5 आप लोगों से बात शेयर करूंगा जो हमारे और आपके बीच के टॉकिंग पॉइंट्स होने चाहिए। पहला, क्या प्रॉफिटेबल सरकारी कंपनी बेचना उचित है? क्योंकि बात बार बार यह होती थी कि ऐसी सरकारी कंपनीज जो लगातार घाटा कर रही हो, जैसे एयर इंडिया में नाम बार बार लिया जाता था, जहां का प्रबंधन ठीक नहीं है, उनको बेच के कम से कम सरकार अपने घाटे को कम करे। लेकिन एक कंपनी जो लगातार आपको प्रॉफिट दे रही है पिछले 5, 6, 7, 8 साल से, उसको बेचना क्या उचित है? और इसी से रिलेटेड आप बेच क्यों रहे हैं? क्योंकि आपको अपने वित्तीय घाटे को पूरा करना है। अभी आपने हाल में आरबीआई से उनके सरप्लस फंड से पहली बार 1,76,000 करोड़ आप ऑलरेडी ले चुके हैं और आप फिर से उसके ऊपर, आरबीआई के ऊपर, अभी हाल के दिनों की न्यूज रिपोर्ट है, आप दबाव बना रहे हैं कि करीब 20,000 करोड़ रुपए आपको इंटरिम डिविडेंड पहले दे दें। क्योंकि हर साल सरकार को आरबीआई अपने प्रॉफिट का एक डिविडेंड देती है। सरकार ये कह रही है कि उसमें से इस तरह की बातें चल रही हैं कि वो 20,000 करोड़ का इंटरिम डिविडेंड चाहती हैं। नंबर 2 बात, एक प्रॉफिटेबल सरकारी कंपनी को बेच के आप अपनी फ्यूचर अर्निंग, क्योंकि इसमें आपको बेच के अपने पिछले 5 साल में आपको करीब 30,000 करोड़ मिले थे, तो क्या आप अपनी फ्यूचर अर्निंग को अफेक्टेड नहीं होंगे इससे? तीसरा, क्या अब, क्योंकि मोदी जी को ये सब लोगों से बताना चाहिए कि क्या इकोनॉमी की हालत सही में खराब है, क्योंकि अगर खराब है तो राष्ट्र को ये जानने का अधिकार है और आपको भी बताना चाहिए। 1991 में इकोनॉमी की हालत खराब हुई थी, अगर आपको याद हो, चंद्रशेखर जी की सरकार थी, उस समय कुछ यशवंत सिन्हा फाइनेंस मिनिस्टर थे, सोने को कुछ बेचा गया था या गिरवी रखा गया था और कितनी हायतोबा मची थी कि देश बेच दिया, देश बेच दिया, देश बेच दिया। आज ये जो बेचा जा रहा है, ये क्या देश बेचने के बराबर नहीं है? अब चौथी बात ये है कि आप कह रहे हैं कि आपकी आय घट रही है, जीएसटी कलेक्शन नहीं हो रहा है, तो आपने अभी हाल में ही कॉर्पोरेट टैक्स में बड़े टैक्स पेयर्स को 1,45,000 करोड़ का ये क्यों एक आपने दिवाली बोनस के रूप में उनको दिया है? चलते चलते एक बात और आपसे शेयर कर लूं कि ये कोई आसान चीज नहीं है, ये राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े हुए सवाल हैं। क्योंकि एक लॉबी, इसको खरीदने के लिए 2 लोग मुख्य रूप से इस समय है, एक इंडियन ऑयल है, दूसरा अंबानीज है। एक लॉबी बार बार, ये अब रोज पेपर में एक आपका आ रहा होगा, आप देख रहे होंगे कि रोज पेपर में आ रहा है कि नहीं नहीं, अगर ये आपने सरकारी आईओसीएल को दे दिया तो वो बहुत बड़ी हो जाएगी, वो 65% हो जाएगी और फिर प्राइवेट कंपनीज आने में हिचकेंगी और प्राइवेट कंपनीज में इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा। इस तरह की बातें चल रही हैं, मतलब दबाव बनाया जा रहा है कि किसी तरह से ये प्राइवेट कंपनी में चला जाए। और अंतिम बात, मोदी जी, अगर कल आपने ताल ठोकी थी कि अगर हिम्मत है कि विरोधियों की, तो वो 370 को अपने, हालांकि इस तरह की बात उन्होंने की, अपने मैनिफेस्टो में लाके और उस पर चुनाव लड़ने की बात करें, तो मोदी जी, अगर आपको लगता है कि आप देश के लिए ठीक कर रहे हैं, तो आपको नोटबंदी और जीएसटी पे आपने 2019 का इलेक्शन क्यों नहीं लड़ा था? और अभी भी अगर आपको लग रहा है कि आप इस तरह का कॉर्पोरेट टैक्स घटा के बीपीसीएल बेच रहे हैं, तो आप इसको अपना चुनावी एजेंडा इसी महाराष्ट्र इलेक्शन और हरियाणा इलेक्शन में क्यों नहीं कर रहे हैं? क्यों आप इसको फिर से वही कश्मीर, 370, बालाकोट, हिंदू, मुस्लिम, भारत, पाकिस्तान के तरह से इसको करने की कोशिश कर रहे हैं? धन्यवाद।